जी, तो हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं और हम उनका रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं। रिग्रेशन भी यही चीज है, लेकिन रिग्रेशन में जो वेरिएबल जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। डेटा देख के नहीं पता चलेगा, डेटे की सेंस से पता चलेगा कि कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड, कि आप नहीं गैस कर सकते कि डेटा की स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रांगली वो जो दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितना स्ट्रांगली आपस में रिलेटेड है, हम ये नहीं बता सकते। तो दो सिचुएशन कि एक तो ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हमें लगता है रिलेशनशिप तो वेरिएबल्स के दरमियान है, लेकिन वहां पर हम ये असाइन नहीं कर सकते कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। लाइक अगर मैं आपसे ये बात करूं कि स्टूडेंट के मार्क्स उनके जो रिटन टेस्ट होता है, थ्योरी का पेपर कह दें, और उनके जो प्रैक्टिकल का वाइवा होता है उनके नंबर आपस में रिलेटेड होते हैं। देख लीजिएगा, जिनके थ्योरी के पेपर अच्छे हैं उठा के देखिएगा उनके वाइवे के अच्छे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि थ्योरी के पेपर वाइवे पर डिपेंड करते हैं या वाइवे के थ्योरी पे डिपेंड करते हैं कि थ्योरी का पेपर अच्छा होगा तभी उसका वाइवे के नंबर ज्यादा स्टूडेंट के आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि दोनों इंटेलिजेंस के साथ रेलेवेंट हैं, तो इट मींस कि अगर आप थ्योरी के पेपर बच्चों के अच्छे होंगे, आप उठा के रिजल्ट्स देख लीजिएगा, कॉमनली वही वही उनके नंबर अच्छे होंगे। लेकिन हम इसमें से किसी को ये नहीं कह सकते ये डिपेंड करते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि किसी स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स ले ले और किसी स्टूडेंट के मैथ के नंबर ले ले, वो आपस में आपको रिलेट करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसके फिजिक्स भी के भी नंबर बेहतर है, उसके मैथ्स के भी बेहतर है। लेकिन आप इसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। तो कोरिलेशन के लिए व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड strength of relationship between two variables, how strongly these variables are related with each other, रिग्रेशन नहीं बताती। वो तो सिर्फ इतना बताती है x का 1 यूनिट बढ़ाएंगे y में 2 यूनिट या 4 यूनिट या 10 यूनिट की इंक्रीज आएगी। हमें ये नहीं पता वो जो 10 या 12 या 20 या 4 यूनिट की इंक्रीज है वो इंक्रीज ज्यादा है या कम है, वो डोंट नो, इसका हमें आइडिया नहीं है। और सेकंड, when it is not possible to identify which one is dependent and which one is the independent variables, तो इस दो सिचुएशंस में हम कोरिलेशन कैलकुलेशन करते हैं। उसका न्यूमेरिकल फार्मूला कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का, इसे हम स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई एंड टेक इट्स स्क्वायर रूट। और अगर आप स्क्वायर रूट अलग-अलग से ले लें तो देन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें 3 कैलकुलेशंस करनी आती हैं, कौन कौन सी, एक कोवेरियंस और 2 वेरिएंसेस, तो फिर इससे मुराद ये है कि हम इनका आपस का कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें 3 इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट करनी आती हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कहता फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन रिटन पेपर एंड द वाइवा मार्क्स। उस स्टूडेंट के 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं, उनका वाइवा भी हुआ है, उनका रिटन पेपर भी हुआ है, और कहा गया है कि इनके दरमियान कोरिलेशन फाइंड करनी है। कोरिलेशन खुद स्पेसिफाई किया हुआ उसने, किसी एक को एक्स कह दे, किसी एक को वाई, कोई जरूरी नहीं है जी एक्स किसे कहना है वाई किसे कहना है, एनी वन कैन बी एक्स एंड एनी अदर कैन बी वाई। स्कैटर प्लॉट से पता चल रहा है कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए कि पॉइंट्स जो हैं वो इस पैटर्न पर आ रहे हैं। ऐसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते हैं उसकी वैल्यूज भी बढ़ती है। मैंने इनके कोवेरियंस कैलकुलेट किया, 2 वेरिएंसेस कैलकुलेट किए, एंड देन इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर कैलकुलेट कर लिया, which is 0.8051। अब कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसका साइन पॉजिटिव है तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा कि कितना स्ट्रांगली आपस में ये रिलेट करते हैं? समझ लें ये एक साइड का थर्मामीटर है, स्ट्रेंथ मेजर करने वाला थर्मामीटर है।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसे हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। अगर वो अपनी एक्सट्रीम्स पर पहुंचता है तो हम वर्ड लिख देते हैं कि ये परफेक्ट है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और चूंकि ये साइन पॉजिटिव है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन जब वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू जो कि +1 है, देखें स्लोप की और y इंटरसेप्ट की कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, वो कुछ भी वैल्यू उनकी असाइन हो सकती है, 5 मिलियन भी आंसर आ सकता है, लेकिन इसका आंसर कभी भी +1 से बियॉन्ड नहीं जाएगा। और अगर वो 1 नहीं है तो स्ट्रॉन्ग परफेक्ट नहीं है, 1 से पीछे पीछे है लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, तो हम इसको वर्ड लिख देते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि R इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। लेकिन जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप में हम कहते हैं कि ये स्लोप समथिंग एल्स है और ये समथिंग एल्स है, दोनों के फार्मूले भी डिफरेंट है और दोनों के आंसर भी डिफरेंट ही आएंगे। लेकिन अगर आप कोरिलेशन में बात करें तो इसे हम कहेंगे कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, और इसे कहेंगे कोरिलेशन बिटवीन y एंड x, और कहते हैं जी इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम सिर्फ R लिखते हैं, ये नहीं लिखते ये x y की कोरिलेशन है या y x की कोरिलेशन है। रिग्रेशन में तो बड़ा डिफरेंस है, y ऑन x की रिग्रेशन कुछ और है, x ऑन y की रिग्रेशन कुछ और है, उनके फार्मूले भी डिफरेंट है, उनके पर्पस भी डिफरेंट है। लेकिन यहां पर जब आप कोरिलेशन की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, चाहे आप r x y लिख दें या y x लिख दें या कुछ भी ना लिखें, क्योंकि इसमें तो फर्क ही कोई नहीं है कि वो y x की कोरिलेशन है या x y की, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि R इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, ये एक यूनिट फ्री क्वांटिटी होगी। इसकी यूनिट फ्री या यूनिटलेस क्वांटिटी होने की रीजन ये है कि जब आप फार्मूला लिखते हैं R का, ऊपर लिखा होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये आपने इसका जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है। अब जब भी कोई भी आंसर आप लेंगे, फर्ज करें इसका आंसर 10 आ जाता है, लेकिन साथ लिखा आएगा यूनिट्स ऑफ एक्स, जो भी होंगे सेंटीमीटर में होंगे, मीटर में होंगे, 7 यूनिट आ जाएंगे, और साथ आएंगे यूनिट्स ऑफ वाई, यूनिट्स ऑफ वाई। नीचे जो भी आंसर आए स्टैंडर्ड डेविएशन का, लाइक 2, लेकिन आपको याद है ना स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स वही होते हैं जो डेटा सेट्स के होते हैं, तो यूनिट्स ऑफ एक्स इनटू जो भी आंसर आए लाइक 5, लेकिन उसके साथ यूनिट किसके होंगे, वाई के। y के यूनिट y के साथ कैंसिल, x के यूनिट x के साथ कैंसिल, r जो है ये एक प्योर नंबर आंसर आएगा। इसमें जैसे ये अगर डेटा सेट था, ये 0.8051 मार्क्स नहीं है, ये चीज मार्क्स है ना, 0.8051, इसके साथ यूनिट में मार्क्स नहीं लगाऊंगा, बस 0.8051 इज द आंसर, देयर इज नो यूनिट। तो इसे हम कहते हैं कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो एक यूनिट फ्री क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, नो यूनिट्स हैं। एग्जाम में ऐसा करता है एग्जामिनर, वो कहता है कि x जो है वो हाइट है सेंटीमीटर्स में, वेट है केजी में, और इंटरेस्ट है किसी शख्स की हाइट और वेट में क्या रिलेशन होता है, तो होता है जो लंबा आदमी होता है उसका वेट ज्यादा होता है, लेकिन वेट के यूनिट कुछ और, हाइट के यूनिट तो कुछ और। कोरिलेशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा दोनों के दरमियान, उसके कोई यूनिट नहीं होंगे, वो यूनिट फ्री या यूनिट लेस क्वांटिटी। अच्छा, क्योंकि ये कोरिलेशन भी बड़ी कॉमन सी कैलकुलेशन है, तो इसका फार्मूला भी कैलकुलेटर पे डायरेक्टली दिया हुआ है। अगर तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपको डेटा दे दे, डेटा, तो देन इट्स ओके, आप डेटा कैलकुलेटर पर फीड करके उसके डायरेक्ट आंसर ले सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन दे
जैसे पहले भी हम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको कोवेरियंस और फिर दो वेरिएंसेस अलग-अलग से कैलकुलेट करने होंगे, अगर वो इस तरह का आपको समेशन वगैरह की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तो फिर आपको अलग-अलग से इनके कोवेरिएंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करने होंगे। अच्छा, अगर डेटा दिया गया है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही डेटा जो है वो फीड करेंगे एंड देन डायरेक्टली आप आंसर जो है वो कैलकुलेटर से ले सकते हैं। तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली कोरिलेशन का आंसर हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास डेटा सेट है और हम इसको स्टैट मोड में ले जाते हैं 3। अच्छा, इसमें जब आपने रिग्रेशन की थी, रिग्रेशन, तो आपने नंबर 2 प्रेस किया था। अब इसमें भी करनी कोरिलेशन है, लेकिन आपने नंबर 2 में प्रेस करना, चूंकि इसका डेटा भी तो ऐसे फीड होगा। अच्छा, इसमें देखें एक तीसरी चीज आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ऑन है और हम इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ करना जानते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट पेज 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ कर दे, एक्स वाई रह गया। 76, then 82, 45, 63, 59 एंड 63। मैंने इस चीज की केयर नहीं की कि जी इसको एक्स कहना है कि इसको वाई कहना है। आप इसको एक बस डेटा आपने एक्स वाले कॉलम में फीड कर देना, एक वाई वाले में कर दें। 16, 17, 12, 16, 14 एंड 12। शिफ्ट 1, इसके रिजल्ट रिग्रेशन में ही है 5, और ये देखें आर बना हुआ है। रिग्रेशन करना हो ए बी, इंटरसेप्टर स्लोप, फिटेड वैल्यूज, और अगर ये कोरिलेशन करना हो तो ये नंबर 3 पर आर है। ये देखिए स्मॉल लेटर आर, 0.805 एंड 0। मैंने चूंकि वो वहां पर थोड़ी बहुत राउंडिंग की हुई थी, इसलिए शायद वो आंसर जो है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा। 0.8050 वहां पर 5 है, दैट्स ओके। तो ये भी राउंड फिगर में इतना ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें अगर मैं दोबारा देखूं इसको, शिफ्ट 1 डेटा, अब देखिए जो x है, मैंने मार्क्स, पेपर के मार्क्स को x कह दिया और वाईवे नंबर को y कह दिया। लेट्स सपोज मैं अब इनको स्वैप कर देता हूं, जहां मैंने x फीड किया था वहां y फीड कर रहा हूं। 16, 17, 12, 16, 14 एंड 12, और जहां पर मैंने y का डेटा फीड किया था, अब वहां पर वो दूसरा डेटा x वाला फीड कर देते हैं। और कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, एंड यू विल गेट द सेम आंसर। तो फिर इस चीज की हमें फिक्र नहीं है कि जी कोरिलेशन जो कैलकुलेट करनी है उसमें किसको x वाले कॉलम में फीड करना है और किसको y वाले कॉलम में, एक वेरिएबल को x वाले कॉलम में और एक वेरिएबल को y वाले कॉलम में। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कहता है R is independent of change of origin। ओरिजिन चेंज करने से कोरिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहती है। ओरिजिन चेंज करने से मतलब है किसी वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू आप ऐड कर देते हो, सेम कांस्टेंट, डेटा बदल जाता है लेकिन कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं आती। एंड सिमिलरली स्केल चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज R remains the same, unchanged, by adding, subtracting, multiplying, dividing value of one or both the variables by the same constant। डेटा को एडिशन या सब्ट्रैक्शन से चेंज होना चेंज ऑफ ओरिजिन कहलाता है,
मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से चेंज होना चेंज ऑफ स्केल कहलाता है। कहता है ना तो ओरिजिन से उसका आंसर चेंज होगा ना स्केल से। पहले ये चेक करते हैं। नंबर 2, अब जो पहला डेटा है, जैसे ये रीडिंग 16 है, सपोज टीचर ने हर स्टूडेंट को एक एक मार्क्स वाइवे में ज्यादा दे दिया है, डेटा चेंज हो जाएगा। अब पहले स्टूडेंट के वाइवे में 16 नंबर थे, उसको हो गए 17, दूसरे के 17 थे, उसके हो गए 18, थर्ड के 12 थे, उसके हो गए 13, 17, 15, 13। मैंने हर स्टूडेंट का डेटा कैसे चेंज किया? चेंज ऑफ ओरिजिन से। एक में चेंज आ जाए, दो पे आ जाए, दोनों में इकट्ठी आ जाए, एक में आ जाए, मेक्स नो प्रॉब्लम। आंसर में सबसे डेटा बदल गया है, डेटा में एक एक का इंक्रीज आ गया है, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आई। आंसर रिमेन्स द सेम, चाहे वो एक वेरिएबल में चेंज आ जाए या दो में आ जाए, वन और बोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मीन दोनों से इफेक्ट होता है, वेरिएंस सिर्फ स्केल से इफेक्ट होता है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों से ही इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बट द साइन में चेंज, तो साइन चेंज हो सकता है। अब देखिए साइन चेंज से मुराद क्या है। लाइक ये जो डेटा सेट है, नंबर 2, ये जो डेटा सेट है 17 है, मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 जो होगा वो -34 हो जाएगा, 18 -36 हो जाएगा, -2 से कर रहा हूं। 13 26 -26 आ जाएगा, 17 -34 आ जाएगा, 15 -30 आ जाएगा, और ये -26 आ जाएगा। डेटा चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड 0.8051 ही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। सॉरी, स्किप। बट द साइन चेंज नेगेटिव हो गया, 0.50 0.8050। तो मल्टीप्लीकेशन करने से, एडिशन करने से, सब्ट्रैक्शन करने से देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, बट द साइन में चेंज। और वर्ड है मे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं कहा कि आपने साइन जरूर चेंज होना है, मैंने नहीं कहा, ये मे चेंज हो सकता है। जरा देखिएगा कि जो दूसरा वेरिएबल है सेकंड वन, मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा -76, -82, -45, -63, -59 और -63। आंसर पहले नेगेटिव आ गया था, अब मैंने दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, आंसर फिर पॉजिटिव है। यानी कि कभी साइन चेंज हो जाता है और कभी साइन चेंज नहीं होता। कब साइन चेंज होना है और कब साइन ने चेंज नहीं होना, इसकी जरा हमें अच्छी सी एक प्रैक्टिस करनी है। कहता है इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज -0.8। उसने डेटा नहीं दिया होगा, बस उसने ऐसे कहा हुआ है कि एक वेरिएबल x था, एक y था, और यहां पर कुछ आपको डेटा वैल्यू जो थी वो अवेलेबल थी। उनके दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया गया और वो आंसर आ रहा है -0.8। अब क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड कोरिलेशन, ये अक्सर एग्जाम में आ रहा है, बिटवीन 2x
n2y। ये चेंज ऑफ स्केल है वेरिएबल की। मल्टीप्लाई करना चेंज ऑफ स्केल कहलाता है। उसने ऐसे ही, मैंने जरा थोड़ा सा ईज करने के लिए ये जो x बदल के चेंज हो गया इसका नाम u कर दिया, जो y बदल के चेंज हो गया उसका नाम v कर दिया। कहता अब बताएं चेंज ऑफ स्केल के बाद, यानी कि u v बन गया ना xy, कहता अब क्या आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा आप सबसे पहले लिखा करेंगे मैग्नीट्यूड। आपने कहना है मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आनी, 0.8 ये तो पक्की बात है। स्केल चेंज हो जाए, ओरिजिन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ना। साइन में चेंज, में का वर्ड है। अब कब चेंज होना है और कब चेंज नहीं होना। आपने जो वेरिएबल हैं x या y, इनका जो मल्टीप्लायर है इसके मैग्नीट्यूड से भी कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ आपने इसका साइन नोट करना है, वो प्लस है। x का जो स्केल चेंज करने वाला है उसका साइन प्लस है, y का जो स्केल चेंज कर रहा है 2, उसका साइन भी प्लस है। अब आपने देखना है कि क्या ये दोनों जो स्केल चेंज कर रहे हैं इनके साइंस सेम है। जी सेम है, मैं प्लस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सेम। अगर तो इन दोनों के साइन सेम है तो आपने ये सेम साइन भी यहां पर भी लिख देना, तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम ही लिख देना। वहां क्या लिखा हुआ नेगेटिव, यहां पर भी आपने नेगेटिव ही लिख देना है। अगर x और y के जो मल्टीप्लायर्स हैं, जो उसकी स्केल चेंज करने वाले हैं, अगर उनके साइन सेम आ जाएं, दोनों प्लस आ जाएं या दोनों नेगेटिव आ जाएं, तो आपने ये जो साइन है ये भी सेम ही लिखना। यहां अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देना है। अच्छा, नेक्स्ट में उसने कहा इसकी कोरिलेशन बताएं। x का स्केल चेंज करने वाला 2 है, उसका साइन है पॉजिटिव। y का स्केल चेंज करने वाला 2 है और उसका साइन है नेगेटिव। आपने साइन नोट करने हैं, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो आपने ये साइन भी डिफरेंट करके यहां लिखना है। नेगेटिव है तो उलट करके लिखना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देना है। अब देखें, जब मैंने आपको एग्जांपल शो की, मैंने x की वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से, तो हुआ क्या था, x को तो -2 से मल्टीप्लाई किया, y को मैंने वैसे ही रहने दिया। आप समझ लें x का मल्टीप्लायर का साइन नेगेटिव था, y के मल्टीप्लायर का साइन पॉजिटिव था। तो याद करें, जब मैंने सिर्फ x को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आई थी, लेकिन उसका साइन चेंज हो गया था। और जब मैंने इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया था, चूंकि दोनों के साइन सेम हो गए थे, तो उसका साइन भी इवन चेंज नहीं हुआ था। तो सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है, इफ द साइन ऑफ मल्टीप्लायर्स आर सेम, दिस साइन विल रिमेन्स द सेम। इफ साइंस ऑफ मल्टीप्लायर्स आर डिफरेंट, दिस साइन विल बी डिफरेंट। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन, और ये की जा रही है चेंज ऑफ ओरिजिन। आपने सिर्फ और सिर्फ x के मल्टीप्लायर का साइन देखना है, हमें ओरिजिन से कोई कंसर्न नहीं है। x का मल्टीप्लायर है 1, साइन है पॉजिटिव, y का मल्टीप्लायर है 1, साइन है पॉजिटिव, दोनों साइन सेम है, तो आपने ये सेम साइन भी यहां पर भी लिख देना। तो इसका आंसर -0.8 आएगा। अगर x और y की कोरिलेशन का आंसर -0.8 है और x को ऐसे चेंज करें कि उसमें 3 ऐड कर दें, y को ऐसे चेंज करें कि उसमें 3 नेगेटिव कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ ये नोट करना है कि x और y के जो मल्टीप्लायर्स हैं उनके साइन क्या है। अगर वो सेम है तो ये सेम रहेगा, अगर वो डिफरेंट है तो ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x - 3। हमें सिर्फ x का जो मल्टीप्लायर्स हैं, x के मल्टीप्लायर्स के हमें साइंस देखने हैं, प्लस है। y का मल्टीप्लायर है -2, 2 भी छोड़ दें, नेगेटिव है, साइन डिफरेंट हो गए। अगर ये दोनों के साइन डिफरेंट हो जाएं तो ये साइन आपने डिफरेंट करके इसके साथ लिखना है। देखें, तमाम क्वेश्चन में आंसर 0.8 ही रहेगा, जो कि ये वाला है, बट साइन में चेंज, किसी में चेंज हो रहे हैं और किसी में चेंज नहीं हो रहा है। अगर मल्टीप्लायर के साइन सेम है तो चेंज नहीं होगा, अगर मल्टीप्लायर्स के साइन डिफरेंट है तो
तो ये चेंज हो जाएगा। ओरिजिन से हमें कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्केल के जो स्केल चेंज करने वाला कांस्टेंट है उसका साइन हमें कंसर्न है। जी किसी ने अगर क्वेश्चन करना हो, मल्टीप्लायर्स के साइन सेम तो कोफिशिएंट का साइन सेम, मल्टीप्लायर्स के साइन डिफरेंट तो आंसर में आपने साइन डिफरेंट करके जो है वो प्लेस करना है। जी सर ये जो आखिरी वैल्यू है उसके अंदर एक एक्स के साथ +2 लगा है और दूसरे एक्स के साथ वो -2 लगा है, तो दोनों के साइंस उसमें डिफरेंट है। अगर ये सेम होते तो वही हमने साइन लिखना था जो हमें दिया हुआ है ऊपर उसमें एग्जांपल में। मेरा ख्याल यही बताया कि अगर साइन सेम होंगे तो यहां पर हमने जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो साइन दिया वही लिखना है। यहां साइन चूंकि डिफरेंट है तो इसलिए मैंने उसको डिफरेंट करके लिखा आंसर के साथ। ठीक हो गया सर। वो दूसरी बात ये आपने कहा था कि क्वेश्चंस का आंसर ले लेना मेरे से। कौन से क्वेश्चन का आंसर? एमसीक्यू डे रखा हुआ था आपने मंडे का सर। अच्छा चले, हाँ वो चूंकि आप दूसरी क्लास भी साथ है तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके ना तो फिर आपको बताता हूँ कि किस दिन हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है सर। जी सर आपने कहा था कि रिग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो याद करना जरूरी है क्योंकि का कभी आ जाता है तो इसलिए जरूरी है, तो इसका तो कैलकुलेटर जरूरत है तो इसका तो जरूरी नहीं है ना फॉर्मूला याद करना क्यों? कोरिलेशन का। क्यों? सर क्योंकि स्टैंड उसमें वो वेरिएशन ही है वो हमें ऑलरेडी आता है हम्म, और दूसरा भी वेरिएशन है वो भी ऑलरेडी आता है, तो फिर तो फार्मूला अगर नहीं हम याद करना, ऐसे फार्मूला तो नहीं हम इसका याद। कैलकुलेटर से कर लेंगे तो फिर भी जरूरी है याद करना। आपको मैंने अभी ये बताया था कि अगर वो आपको फर्ज करें ये वाले इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। सर तो बेस्ट फॉर्मूला हो गया ना वो याद करना। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप बेस्ट फॉर्मूला से करते हैं। हाँ जी, कोवेरियंस फाइंड करेंगे, वेरियंस फाइंड करेंगे। फार्मूला अगर आपने याद नहीं किया तो उसको कैसे रखेंगे? फार्मूला याद होगा तो तभी आप पुट करेंगे कि कोवेरियंस ऊपर रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस नीचे रखनी है। ये याद रखेंगे तो पता चलेगा कि कोवेरियंस कहाँ रखना है और स्टैंडर्ड डेविएशंस कहाँ रखने हैं। हाँ जी, किया पॉइंट को पिक आपने? कोई और क्वेश्चन किसी ने करना हो? कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपकी हेल्प करेगा जब वो ओरिजिनल एक्स और वाई वैल्यूज का डेटा देगा। अगर उसने इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस दे दी कि जी एक्स नहीं दिया वाई नहीं दिया, उनको सम करके दे दिया या उनको प्रोडक्ट करके दे दिया, तो फिर तो नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर तो हमें मस्ट याद रखना पड़ेगा कि ये किस तरह से हमें कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करनी है। जी सर वेरिएंस ऑफ एरर में डिनोमिनेटर n-2 था सर, आपने बताया था वो मैं बाद में बताता हूँ जी, सर, वो बता दें जरा। बात अभी आए ना सैम्पलिंग पढ़ेंगे ना, वहां पर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स के लफ्ज पढ़ेंगे। जब अनबायस्ड का वर्ड पढ़ेंगे तो फिर वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाई इट इज डिवाइजर n-2। मुझे याद है। सही है सर। जी, जब हम एस्टिमेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस किया जाएगा कि इसका डिवाइजर जो है वो n-2 क्यों रखना है, n क्यों नहीं रखना। जी, इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन कि डेटा चेंज करने से कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा जी, जो थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द फोर्थ वन, एक चीज आपने नोट की कि अगर आप स्लोप्स की बात करें, एक है बी वाई एक्स, उसका फार्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स। एक होता है बी एक्स वाई, उसका फार्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बट वेरियंस ऑफ वाई। अच्छा फर्ज करें
मैं आपको कहता हूं इन दोनों स्लोप्स का ज्योमेट्रिक मीन लें, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपने पढ़ा था, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एंड टेक द स्क्वायर रूट। फर्स्ट करें आप वैल्यूज पुट करते हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, ये तो जहां पर दोनों वैल्यूज आपने मल्टीप्लाई कर दी और ये कह दिया कि ये जी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमने कैलकुलेट करना था, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए इसका स्क्वायर रूट भी लिखेंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा ओवर एस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एस स्क्वायर वाई आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, आपने ना ये चीज जो मैं कर रहा हूं इसको तैयार नहीं करना, सिर्फ देखना है कि एंड रिजल्ट बनता क्या है। एक्चुअली ऊपर आ गया एस एक्स वाई, चूंकि ये कैंसिल हो गया इससे, और नीचे आ गया एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई। क्या मैंने कैलकुलेट किया था? ये था जीएम ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का जीएम था ये तो कोरिलेशन का फार्मूला नहीं बना हुआ। आर नोट करें जरा, मैंने कैलकुलेट किया जीएम दो स्लोप्स का फार्मूला जो आखिर पे बना वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का बना। यही प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? आर जो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्लोप्स। दो स्लोप्स, एक बी वाई एक्स और एक बी एक्स वाई, उसका जो जीएम है वो आर की वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर वर्ड मैंने लिखा कि आपने स्लोप्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखिए मैंने इसलिए जीएम में एब्सोल्यूट रखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, नो साइन। साइन आपने उठा के पहले यहां लिख देना। स्लोप का जो साइन है वो आपने पहले ही बाहर लिख देना है, और दो जो स्लोप्स हैं उनका जीएम आपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। कहता दो रिग्रेशन लाइंस दी गई हैं, एक y ऑन x की रिग्रेशन लाइन दी गई है, एक x ऑन y की दी गई है, एक y ऑन x की है, और क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? कहता फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम का प्रॉब्लम। r एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, लाइंस में r की इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती। लाइंस में अगर इंफॉर्मेशन होती है तो स्लोप और इंटरसेप्ट्स की होती है। तो लाइंस में एक y ऑन x और एक x ऑन y, इसलिए मैं लाइंस बोल रहा हूं। लाइन से r की इंफॉर्मेशन होती नहीं है, तो आपने उसे तो लाइनें देके r पूछा हुआ है। लाइन से आप कैलकुलेट करेंगे पहले दो स्लोप्स की वैल्यूज, ये तो होती है वहां पर। लाइंस में स्लोप बिल्कुल मिलती है आपको, फिर जब दो स्लोप्स आ जाएंगी फिर इन दो स्लोप्स का जीएम लेंगे तो आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप आर डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, लाइन से आप स्लोप्स लेंगे और स्लोप्स का ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि स्लोप्स की मदद से आप आर फाइंड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। लाइन से स्लोप्स आ जाएगी, स्लोप का जीएम आर दे देगा आपको। तो पहले तो हमें पहचानना है कि ऊपर वाली जो लाइन y ऑन x है उसमें स्लोप कितनी है। याद रखा जाए, इस तरह की प्रैक्टिस हमने पहले भी की हुई है। इस फॉर्मेट में लाइन को ले, y on the left side with coefficient 1 and every other remaining is on the right side. Regression lines in standard form, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, -16y is equal to 22 -8x, -16 से आप डिवाइड कर देंगे,
-16 से आप डिवाइड कर देंगे। ये हमें वैसे चाहिए भी नहीं। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बन जाएगा 0.5 और x। पहली स्लोप आपको मिल गई, और ये मिली है y ऑन x की स्लोप। y ऑन x की स्लोप आपको मिल गई। लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्लोप का पता चल जाएगा। अब जो दूसरी लाइन है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब चूंकि ये x ऑन y लाइन है तो इस साइड पर x होना चाहिए, y जो है वो दूसरी साइड पर जाएगा। x 6/16y, इसको अगर आप 6/16 को सॉल्व करेंगे तो 0.375 आता है। ये तो ये दूसरी स्लोप्स आ गई। ये प्रैक्टिस हमने लास्ट टाइम की थी कि इक्वेशन लिख दी जाए और उसमें से स्लोप कैसे ढूंढना है। स्लोप ढूंढने के लिए जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस लिखना बताई गई हैं, आप उस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और यहां से आपके पास स्लोप आ जाएगा। ठीक, अब आपने इसका जो सिंबल है प्लस है ना, वो उठा के बाय रख देना है और इनके मैग्नीट्यूड का जीएम ले लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा 0.433, और सिंबल बाय प्लस है, लिखता है ना लिखना। याद ये रखना है इन सब के सिंबल सेम होंगे, और ये लिखा हुआ है साइंस ऑफ स्लोप्स एंड आर ऑल सेम, वो सबके सेम होंगे। नोट द साइन ऑफ आर इज सेम एज ऑफ टू स्लोप्स। अच्छा, फर्ज करें आप के पास यही सारा कुछ डेटा सेट है जो कि अभी मैंने किया है। फर्क सिर्फ एग्जामिनर ये करता है कि यहां पर फर्ज करें प्लस और प्लस करते हैं। अब जब आप इनकी स्लोप्स लेंगे ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने आर कैलकुलेट करना है। साइन को आपने इग्नोर कर देना है, साइन उठा के पहले ही बाय रख देना है और अंदर सिर्फ ज्योमेट्रिक में लिखना है इनके मैग्नीट्यूड का। -0.433। अगर आपने साइन भी साथ ही लिखे तो आपने आखिर में कह देना ये पॉजिटिव हो गया, जो कि गलत हो गया। साइन आपने उठा के पहले ही बाय रख लेना है, अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने हैं, और आखिर पे जाके आपने ये साइन जो है वो उसके साथ अटैच कर दिया, नेगेटिव आ गया। इसीलिए मैंने बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है कि साइन पहले लिखना है बाय, और अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट आपको? और दूसरे इस तरह से कर सकते हैं आप, जब भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, आप सारी कैलकुलेशन किया करें विदाउट साइन, साइन को ना देखा करें, आप सारी कैलकुलेशन साइन छोड़ के किया करें। जब सारा प्रॉब्लम पूरा हो जाए फिर देखा करें कि इस प्रॉपर्टी को भी ठीक करना हमने। साइन ऑफ आर इज सेम फॉर टू स्लोप्स, तीनों के साइन सेम। आप कहें स्लोप के साथ नेगेटिव लगा था, इसके साथ भी नेगेटिव लगा, तो तीनों के साइन सेम हो जाएंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? कि साइन तीनों के सेम्स करने हैं, आप पहले उन सबको सॉल्व कर लें और फिर उठा के उनका साइन साथ लगा दें। कल वाला लेक्चर आपने पढ़ा था? सबने पढ़ा होगा कल वाला लेक्चर। अच्छा जी, पूछे जी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इन दोनों में पॉजिटिव साइन है और आपने दूसरे एग्जांपल में नेगेटिव साइन शो किए थे। सर ऐसा हो सकता है कि एक में पॉजिटिव साइन और दूसरे में नेगेटिव साइन आ जाए? अच्छा, एक स्लोप में पॉजिटिव आ जाए, दूसरी स्लोप में नेगेटिव आ जाए, ये पूछ रहे हैं?
जी जी सर। आप ही बताओ मुझे, हो सकता है? सर मैं थोड़ा सा लेट आया था तो मुझे नहीं, वो मैंने याद नहीं है। नहीं, कल का बताओ। कल हमने एक लेक्चर पढ़ा था। मैंने मैंने जब आपने हाथ राइज किया था ना, मैंने उसी जी जी। वक्त आपका क्वेश्चन समझ गया था कि आपने क्वेश्चन करना क्या है। तो दैट्स वाई मैंने आपसे पहले पूछा था कि कल का लेक्चर तैयार किया था आपने। मैंने ये पहले पूछा था आपसे। अब कल के लेक्चर में ये पढ़ा था, दोनों स्लोप मस्ट हैव द सेम साइंस। याद है कि नहीं? ओके सर। ओके पढ़ा था? सर। जी जी। जी। देखो बेटा, इतनी देर से हम टीच कर रहे हैं ना, हम तो आपकी शक्लें देख के पहचान जाते हैं इसने पूछना क्या है। ठीक है ना? मस्ट हैव द सेम ओके साइन, सर। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि वन ऑफ द स्लोप इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज द स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि ओके सर। वो गलत हो गया, वो गलत हो जाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्लोप पॉजिटिव हो और एक स्लोप नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा साइन उठा के साइड पे किया करें, प्रॉब्लम सॉल्व किया करें, स्लोप के साइन देखे वो मस्त सेम होंगे, उठा के आर के साथ लगा दिया करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी। अच्छा जी, ये बड़े ही, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, मिस्टेक हैं, याद नहीं रहता कि दोनों स्लोप के साइन सेम हो जाएंगे, इसलिए ये एग्जाम में बड़ा एक्सटेंसिवली ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे? वो दो लाइनें देता है, कहता आर बता दो। अब हम लो लाइनों से आर तो नहीं ले सकते, हाँ दो लाइनों से स्लोप ले सकते हैं, स्लोप से आर ले सकते हैं, तो इनडायरेक्टली हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ये भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आया हुआ है, फाइंड एन, कहता नंबर ऑफ वैल्यूज बताएं इफ r is equal to 0.8, s square x is 2, s square y is equal to 5.2, and summation of the product of deviations is 12.9। और कहता है बताना, नंबर ऑफ वैल्यूज बताना। अब आर का अगर आप नोट करते हो, और हमें पता है कि आर में आता है कोवेरियंस, कोवेरियंस की कैलकुलेशन जो है वो आर में आएगी। यहां से मुझे आइडिया हो रहा है कि इसमें आपका जी फाइंड तो एन करना है, तो कोवेरियंस, मुझे इसको देख के लग रहा है कि अगर ये चीज जो है डिवाइडेड बाय एन, ये मिसिंग है, क्योंकि इसके नीचे एन आ जाता ना तो ये कोवेरियंस बन जाना था। अब आप करेंगे क्या, आर का फॉर्मूला लिख दें 0.8, कोवेरियंस आपने कहना ये तो नहीं मालूम होगा क्योंकि एन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एन नहीं है तो ये तो नहीं मालूम होगा। ओके फाइन, एस स्क्वायर एक्स दिया हुआ 2, एस स्क्वायर वाई दिया हुआ 5.2। अब जैसे एक मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास कोवेरियंस की वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा सिर्फ इतना ही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस, और उसने आर दिया हुआ था, आर। इट मींस कि अगर उसने आर दिया हुआ है, आर के फार्मूले में बिल्कुल कोवेरियंस आना है, तो फिर जैसे पुट करने के बाद आप एक इक्वेशन की तरह सॉल्विंग करते हो, इक्वेशन सॉल्व करो तो आपको कोवेरियंस का आंसर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में उसने यही कहा था फाइंड कोवेरियंस, लेकिन यहां पर उसने आपको n फाइंड करने के लिए कहा है कि n फाइंड करें। अब इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ऐसे ही आएगी, यानी कि आप ये समझ लें कि आपने कोवेरियंस फाइंड कर लिया है, मींस कि आपने इसे फाइंड कर लिया है। 2.58 कोवेरियंस फाइंड किया 2.58, और मैंने कोवेरियंस की बजाय उसका फार्मूला रख दिया ये वाला, इसमें प्रोडक्ट उसने दिया हुआ था 12.9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आ जाएगा डिवाइजर में और n मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, तो नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएगा व्हिच इज 5। दोनों एग्जाम के प्रॉब्लम थे, एक जगह उसने सिर्फ
कोवेरियंस पूछा हुआ था और अगले क्वेश्चन में उसने कहा था n नंबर ऑफ वैल्यूज बताएं। तो चूंकि इसके फार्मूले में r के फार्मूले में कोवेरियंस आता है और r की वैल्यू दे दी, कोवेरियंस हो तो हम r फाइंड कर लेते हैं, r हो तो कोवेरियंस आ जाएगा। तो यहां कोवेरियंस का आंसर उसने फाइंड किया, ये वाला 2.58 इज द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस, और उसकी मदद से उसने फिर बाद में n नंबर ऑफ वैल्यू की फाइंड कर ली, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन द सेंस था कि उसकी वैल्यूज डिटरमिन कर पाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो पिछली प्रॉपर्टी थी ये कहता है कि अगर आपके पास स्लोप्स हों, स्लोप्स, तो आप आर फाइंड कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पर आर लिखा हुआ है, राइट साइड पे स्लोप्स लिखी हुई है। विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स वी कैन फाइंड आर। इसका रिवर्स भी ट्रू है, विद द हेल्प ऑफ आर वी कैन फाइंड स्लोप्स एज वेल। यानी कि बी दिया हुआ हो तो आर मालूम कर सकते हैं, आर दिया हुआ हो तो बी मालूम हो सकता है। रिवर्स इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्लोप को कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कहता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मदद से आपने स्लोप्स कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने। मैंने पहले बोल दिया है कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, चूंकि ये सारी क्वांटिटीज आपस में इंटरलिंक हैं। थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ा, अच्छा इससे ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे, जिसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वो किस फार्मूले से आपस में लिंक है। बी वाई एक्स की अगर आपने स्लोप कैलकुलेट करनी हो, बी वाई एक्स की स्लोप अगर आपने कैलकुलेट करनी हो और आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है आर, तो लिखा जाएगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये स्लोप आ जाएगी वाई ऑन एक्स। लेकिन अगर आपने एक्स ऑन वाई स्लोप मालूम करनी है तो आर, लेकिन जो पहले आए, जैसे ये पहले y आया था ना, तो ऊपर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिखा था, नीचे x आया था, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिख दिया। अब पहले कौन आ गया x, तो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और नीचे जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मैंने आपको ना याद रखने का एक थोड़ा सा तरीका बता दिया कि स्लोप्स मालूम हो, स्लोप्स, तो उसकी मदद से आप r मालूम कर सकते हैं, और अगर r मालूम हो तो उसकी मदद से स्लोप मालूम हो सकते हैं। ये बी वाई एक्स आ जाएगा, और इसी तरह से दूसरा। तो स्लोप्स की मदद से r और r की मदद से स्लोप्स फाइंड हो सकती है। अच्छा, तीसरी हमने चीज की थी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने कैलकुलेट किया था। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने लिखा था, जिसको हम कैपिटल आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्लेन ओवर टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और इसमें याद करें, एक्सप्लेन के लिए आपको एन बी एस एक्स वाई ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो फिर नजर नहीं आता ना मुझे, तो पिछला वाला आप चला लेना। तो एन बी एस एक्स वाई, तो इस सेंस में यहां पर आपको ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अल्टरनेटिवली ये है कि अगर आपको मालूम करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, एक वे तो ये है एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल इनटू 100, और सेकंड उससे बहुत आसान है, और वो है कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसी का ही स्क्वायर कर दें और इसको परसेंटेज में बदल दें, ये आर स्क्वायर के बराबर ही आंसर देगा। एक तरीकाकार है एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल कैलकुलेट करें, एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल, आप समझ लें एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल का आंसर वही आता है जो आर कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी वही आंसर आता है। तो फिर हमारे लिए आसान हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दे देता यही वाला और कहता है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करें।
अब जो बच्चे तो इसको ड्रेस नहीं करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फार्मूला उन्होंने पढ़ा हुआ है बी एन, पहले लिख ले बाद में लिख लें, एस एक्स वाई ओवर एन एस स्क्वायर और वाई। अगर तो उन्होंने ये फार्मूला लिख लिया एक्सप्लेन का ये वाला और टोटल, ये रिग्रेशन में किया था, जाके देखें हम एक्सप्लेन ओवर टोटल क्या है, फिर तो वो लंबे चक्रों में पड़ गए। लेकिन अगर उनके ज़हन में आ गया कि इसकी बजाय हम सिंपली आर का स्क्वायर कर देते हैं ज़रब 100, तो बिल्कुल ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो फिर कैलकुलेटर की मदद से आर कैलकुलेट किया, फर्ज करें कैलकुलेटर की मदद से डेटा फीड कर दिया, क्योंकि उसने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा हुआ था। आपने कहना है जी कि हमने आर कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर, ले ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया 64%, क्योंकि बाद में इसको 100 से ज़रब भी देनी है आप, तो ये 64.81% आ गया। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर दिया जाए तो एग्जैक्टली उतना ही आंसर आता है जो एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल के स्पेक्टर का आता है। मैं फार्मूले जिस तरह से मैंने जीएम का फार्मूला ड्राइव किया था, इसी तरह से ये फार्मूले भी ड्राइव किए जा सकते हैं, लेकिन आपने बहरहाल फार्मूले ड्राइव नहीं करने, आपने इनको एज इट इज याद रखना है कि किस तरह से हम आर की मदद से स्लोप्स और फिर आर की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, वो एक डेटा देता है और कह देता है इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करें 3 नंबर का, तो जबकि मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सिंपल है, डेटा फीड करें, आर ले और उसका स्क्वायर करके कह दें ले जी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये भी पास्ट पेपर में आई हुई है, कहता है इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स BYX और BXY को कहता है, इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट ही कहते हैं, स्लोप्स भी कह देते हैं और इनको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कॉल करते हैं। कहता है फाइंड द 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोवेरियंस। कहता है स्लोप्स भी बतानी है और कोवेरियंस भी बताने हैं और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली। अब देखें, पहली जो एग्जांपल की थी उसमें मैंने कहा था आर में कोवेरियंस का जिक्र होता है, आर में कोवेरियंस का जिक्र होता है, तो फिर तो कोवेरियंस डायरेक्ट ही नहीं आ जाएगा, क्योंकि आर में कोवेरियंस का जिक्र होता है। और सेकंड हमने पढ़ा था आर की मदद से स्लोप्स भी फाइंड हो सकती हैं। आर उसने दिया हुआ है, यहां पर पुट कर दें, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी दिया हुआ है, यहां पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x भी दिया हुआ है, यहां पुट कर देंगे, स्लोप आ जाएगी, bxy की स्लोप आ जाएगी और इसी तरह से byx की स्लोप भी आ जाएंगी। r की जगह r पुट कर दिया, x पहले है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पहले आएगा, ऊपर आएगा, y बाद में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y बाद में आएगा 1.16। इसी तरह से जो दूसरी स्लोप है r ये आ गया, sy पहले आ गया न्यूमिनेटर में और ये चीज डिनोमिनेटर में आ गई, तो आपने दोनों स्लोप्स कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ r। अब बात आ गई कोवेरियंस की, तो कोवेरियंस तो अब सीधा सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि r कोवेरियंस ऑफ x y, ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोवेरियंस आ जाएगा, ये कोवेरियंस आ गया, आर एस एक्स और एस वाई दैट इज द कोवेरियंस। तो चूंकि ये सारे फार्मूले आपस में इंटरलिंक हैं, कोई कहीं से आ जाता है कोई कहीं से आ जाता है, तो दैट्स वाई हम इनकी मदद से एक दूसरे की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर पाएंगे। ये किसी ने क्वेश्चन करना हो, इस वक्त ये क्वेश्चन आसान था,
अगर ये फार्मूला हमने सामने देख रहे हैं, मुश्किल है, भूल गए कि जी ये आर दे दिया है उसने और स्लोप पूछ रहा है, तो पड़ा हुआ है आर दिया हुआ स्लोप्स आ जाएगी, स्लोप दिया हुआ आर आ जाती है, सब आपस में लिंक है जी। कोई क्वेश्चन करना हो आपने? अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर फ्रॉम 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस obtained the following sums but include 2 pair of wrong values। उसके पास टोटल 25 ऑब्जर्वेशंस थी पेयर फॉर्म में। जो कोरिलेशन या रिग्रेशन होती है उसका डेटा सेट जो होता है वो पेयर फॉर्म में होता है। कहता है उसके पास इस तरह से 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, 1 2 3 अप टू 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसके पास 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। उन वैल्यूज के सम्स दिए हुए हैं, खुद ही ये 5 सम्स दिए हैं। कहता है कि उसने जब सारे सम्स कैलकुलेट कर लिए तो उसे पता चला कि इनमें ये 2 पेयर रॉन्ग है, 2 पेयर रॉन्ग है। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 14, ये भी एक रॉन्ग पेयर है, और 8 6 ये भी एक रॉन्ग है। कहता ये 2 वैल्यू है, इसका मतलब जितने भी मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं इसमें x का जो सम है ना 125, इस सम में 6 और 8 दोनों शामिल है। 125 अगर x का सम है तो इसमें ये दोनों रॉन्ग वैल्यू भी उसी सम में शामिल है, और इसी तरह से y में भी रॉन्ग वैल्यू शामिल है। कहता करेक्ट वैल्यू ये थी, ये पेयर करेक्ट थे। और क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, कहता सम्स दे रहा हूं और सम्स में रॉन्ग वैल्यूज शामिल हैं और 2। कहता है आप क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि इनके साथ किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की करेक्टेड वैल्यू बतानी है। इधर से कैलकुलेट करके बता देंगे ना इधर से, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा क्योंकि ये रॉन्ग सम्स हैं। इनकी मदद से जो इसको आपको सम्स नजर आ रहे हैं, इनकी मदद से, क्योंकि ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, हमको वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर है वेरिएंस फाइंड हो सकता है, वाई स्क्वायर है वेरिएंस फाइंड हो सकता है वाई का। इन 3 इंफॉर्मेशन से आप आर फाइंड करते हैं, लेकिन करना तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, इसका स्क्वायर करके 100 से ज़रब देते आर स्क्वायर आ जाएगा। जो सम्स दिए हुए हैं, इन सम से वही 3 चीजें, वही 3 इंफॉर्मेशन बार बार कि हम कोवेरियंस और 2 वेरिएंसेस फाइंड कर सकते हैं, ये वाले, इससे आर फाइंड हो जाएगा। स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सम्स करेक्ट करने पड़ेंगे। ये जो 125 है, ये मैंने सम्स सारे करेक्ट किए हैं। कहता है 125 ये सम गलत है, तो कैसे ठीक करना है, जो रॉन्ग वैल्यू है एक्स की वो माइनस कर दें, इसमें से दोनों माइनस हो गई, जो करेक्ट वैल्यू है एक्स की वो शामिल कर दें। और बाय चांस हुआ क्या है, 8 और 6 14 माइनस हुआ है, 14 ही ऐड हो गया, तो करेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा और करेक्टेड वैल्यू भी वही रही। अब y को भी करेक्ट करना है, क्योंकि इस y में ये 2 सम शामिल है, तो मैंने क्या किया, y की तमाम वैल्यूज जो कि 25 हैं उनका सम बनता है 100। इस 100 में से ये 2 रॉन्ग वैल्यू मैंने माइनस कर दी और ये 2 रॉन्ग वैल्यूज करेक्ट वैल्यूज में ऐड कर दी, रॉन्ग माइनस करेक्ट ऐड, और बाय चांस 14 6 20 12 और 8 20 ये भी वही रहा। अब जरा देखिएगा
एक्स स्क्वायर को सबको ठीक करना है, सारे सम ठीक करने हैं। इसमें वैल्यू कैसे सम की, स्क्वायर करके सम किया। आप इस सम में से रॉन्ग वैल्यू स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। ये देखिए, स्क्वायर करके रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दी और करेक्ट वैल्यू स्क्वायर करके ऐड कर दी, करेक्ट वैल्यू स्क्वायर करके ऐड कर दी। इसमें भी वही हुआ, बाय चांस वो जितनी माइनस हुई थी उतनी दोबारा करेक्शन में प्लस भी हो गई और आंसर रिमेन्स द सेम। y वैल्यूज को स्क्वायर करके सम किया, 460 आंसर आया। रॉन्ग वैल्यू स्क्वायर करके माइनस कर दी मैंने, करेक्ट वैल्यू स्क्वायर करके ऐड कर दी, लेकिन अब बदल गया। 460 में से ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो 436 आ जाएगा, करेक्शन हो गई। प्रोडक्ट, इसमें वैल्यू ऐड होती हैं आपस में प्रोडक्ट होके, तो मैंने क्या किया, इनका आपस में प्रोडक्ट लिया, पहले वो माइनस कर दिया, स्क्वायर नहीं प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट लिया और माइनस कर दिया दोनों को। ये माइनस बाहर लिखा हुआ ना, तो कॉमन मैंने करके इसको माइनस कर दिया। तो दो रॉन्ग वैल्यूज का प्रोडक्ट मैंने माइनस कर दिया, और जो करेक्ट वैल्यू थी 8 और 12 इनका प्रोडक्ट एक ऐड कर दिया, और 6 और 8 इनका प्रोडक्ट ऐड कर दिया। कैलकुलेशन परफॉर्म की तो ये सम भी करेक्ट हो गया, सारे सम्स करेक्ट हो गए। अब आपको वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन शो नहीं की, लेकिन आपको पता है कि इनकी कैलकुलेशंस क्या है। लाइक इसकी कैलकुलेशन आएगी 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, 1/25 समेशन एक्स स्क्वायर तो करेक्शन के बाद आई है 650 माइनस समेशन एक्स आफ्टर द करेक्शन 125 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से तीनों करेक्शंस करने के बाद आर का फार्मूला आपको पता है, SXY ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये 20 है, इसका स्क्वायर रूट 5 है, इसका स्क्वायर रूट 6 है, आर का आंसर आ जाएगा 0.667, और इसका स्क्वायर करके 0.667, इसका स्क्वायर करके और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की करेक्टेड वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। समेशंस की मदद से वेरियंस कोवेरियंस फाइंड हो जाते हैं, वेरियंस कोवेरियंस से आर फाइंड हो जाता है, आर से आर स्क्वायर फाइंड हो जाता है। अगर वो आपको स्लोप की भी करेक्शन कहे कि फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्लोप्स, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे करेक्शन के बाद ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन आफ्टर द करेक्शन इन सम्स को सबको पहले देखे मैंने करेक्ट किया है। कैसे, सम बना था तो मैंने रॉन्ग सम माइनस किया, करेक्ट सम ऐड किया। स्क्वायर सम बना है, रॉन्ग स्क्वायर सम माइनस किया, करेक्ट स्क्वायर सम ऐड किया। प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट माइनस किया, करेक्ट प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया। तो रॉन्ग माइनस करता जा रहा हूं, करेक्ट ऐड करता जा रहा हूं, करेक्शंस परफॉर्म हो गई, और करेक्शन परफॉर्म हो गई तो इसका मतलब है कि आपने ऑल टुगेदर सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक कर दी अपनी। जी, अगर कोई आपने क्वेश्चन करना हो मुझसे। जी, आपका माइक या तो ठीक नहीं है, प्रॉपर प्लग इन नहीं है, बहुत हल्की आवाज आ रही है, आपका माइक ठीक कीजिएगा। नहीं जी, आवाज नहीं आपकी आ रही, बहुत दूर से हल्की सी आपकी आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है आपने माइक लगाया हुआ है, लेकिन माइक से आवाज आ ही नहीं रही। जी, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली दोबारा रिपीट कर दें, लाइट ऑफ हो गई थी।
ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बस थोड़ा सा, बस हिंट दे रहे थोड़ा थोड़ा। क्या लाइट ऑफ हो गई थी तो आप तो वो उसमें थे ही ऑलरेडी, मीटिंग में ही थे, तो आप नहीं ऑफ हुए? सर वो हमें सम्स करेक्ट करने हैं, जिस तरह से सम बने हुए हैं उसी तरह से उनकी करेक्शन कर दें। उसने क्वेश्चन ये किया कि कुछ 25 वैल्यूज थी उसके पास एक्स और वाई की, और उसके सम्स वगैरह भी उसके पास अवेलेबल थे। यानी कि अगर आप ऐसा कह लें कि एक्स और वाई का डेटा सेट था, टोटल 25 वैल्यूज थी, और 2 उसमें रॉन्ग वैल्यू सेंटर होगी, 6 8 14 6। ये 2 रॉन्ग वैल्यू भी कहीं गलती से उसके डेटे में आ गए, जबकि करेक्ट वैल्यू थी 8 6 12 8। ये रॉन्ग वैल्यू उसके डेटे में शामिल हो गई, ये करेक्ट ये थी। अब अगर मेरे पास सारा डेटा होता, सब 25 की 25 रीडिंग, तो मैंने क्या करना था, मैंने इन 2 वैल्यूज को डेटे से निकाल के इन 2 वैल्यूज को डेटे में शामिल करके सारी कैलकुलेशन कर देनी थी, लेकिन मेरे पास तो डेटा है ही नहीं। अब मजबूरी क्या है, उसने मुझे सम्स दिए हुए हैं। ये एक सम दिया हुआ है 125 फॉर 100, ये 125 है और ये 100 है। फिर उसने इनको स्क्वायर करके भी सम दिए हुए हैं, लेकिन सब में रॉन्ग वैल्यू शामिल है। तमाम सम्स में रॉन्ग वैल्यूज शामिल है। अगर हमने सम्स को करेक्ट करना है, करेक्ट इज इक्वल टू, आप पहले लेंगे रॉन्ग सम, यानी कि इसमें से, ये सम में से ये 2 वैल्यू निकलेंगी, पहले सम में से ये 2 वैल्यूज निकाल दें, और करेक्ट वैल्यू जो है वो इसमें शामिल कर दें, सम ठीक हो जाएगा। इसी तरह से y में भी करेक्शन कर दें। y में सम है y का विद रॉन्ग वैल्यू 100, subtract the wrong values and add the correct values। करेक्शन हो गई। बाय चांस जितना माइनस हुआ उतना प्लस हुआ, करेक्शन रिमेन्स द सेम। स्क्वायर सम जिसमें रॉन्ग वैल्यू भी शामिल है वो 650 है। इसमें वैल्यू को चूंकि स्क्वायर करके सम गई, सम में ये स्क्वायर होके गई हुई है वैल्यूज, ये आप इसको स्क्वायर करके, क्योंकि ये रॉन्ग है, माइनस कर दें, और जो करेक्ट वैल्यू है एक्स की उसे स्क्वायर करके सम कर दें, ये भी वही रहेगा। समेशन वाई स्क्वायर भी, समेशन एक्स वाई, यहां 2 वैल्यूज प्रोडक्ट होके ऐड 508 में गई हैं। आप क्या करें, रॉन्ग वैल्यूज को प्रोडक्ट करें फिर माइनस करें, रॉन्ग वैल्यूज को प्रोडक्ट करें फिर माइनस करें, और करेक्ट वैल्यू को प्रोडक्ट करके ऐड करें, करेक्ट वैल्यू को प्रोडक्ट करके ऐड करें, सम ठीक हो जाएगा। जब सम ठीक हो जाएगा तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैलकुलेट करना है। आप उससे पहले आर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इन सम्स की मदद से आर ही फाइंड हो सकता है। आर फाइंड करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पीछे हमने अभी एक एक्सरसाइज पढ़ी है जिसमें यह पढ़ा है कि अगर आपके पास आर अवेलेबल हो और आप उसे स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू आ जाएगी। इस एग्जांपल में चूंकि हम वो कह रहा है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, सम्स करेक्ट करूंगा, आर फाइंड करूंगा, उसको स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपके पास आ जाए। जी किसी ने क्वेश्चन करना हो? यार ये ना किया करे, इसे दोबारा रिपीट कर दें, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जी मैंने ये एंट्री चेंज किया, क्लियर?
जी सर अगर x और y का जो डेटा दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करना है, तो हम फिर ये कोरिलेशन तो नहीं ले सकते उसका, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है तो देखिए ले सकते। किसी जगह पर ये चीज नहीं मेंशन कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। कोरिलेशन जो फाइंड करनी है ना, कोरिलेशन, उसका जो फार्मूला है उसके फार्मूले में लिखा हुआ है आप इसकी मदद से भी कर सकते हो। जब आप इसकी मदद से करोगे तो फिर तो हमें इस चीज की केयर ही नहीं है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। एक वैल्यू आपने एक कॉलम में रख देनी है, दूसरी वैल्यू आपने दूसरे कॉलम में रख देनी है, स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप क्वेश्चन में क्लियर है, अगर क्वेश्चन में क्लियर है कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, फिर हम एक्सप्लेन ओवर टोटल करेंगे और फिर वो नहीं, तो ये कब करेंगे? ये जब वो गिवन होगा, जब हम डिपेंडेंसी को फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। नहीं, मैंने कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। मैंने तो कहा कि सबके लिए कर ले, मैंने तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आप आर ही कैलकुलेट करें सबके लिए, चाहे वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो ना हो। प्रूफ किया गया है कि आर का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल के बराबर ही आता है। आप करके देख लेना किसी डेटे पे। किसी डेटे पर आप क्या करें, पहले उसे एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल वाले मेथड से करें जो भी आपको बताया गया है, और फिर आप आर कैलकुलेट करके देखें तो पता चलेगा आर स्क्वायर का आंसर और इसका आंसर दोनों एग्जैक्टली सेम ही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इस चीज को कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हमने एक पीछे एक एक्सरसाइज की थी जिसमें ये रिग्रेशन का पिक कर लेते हैं। इसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल वाले मेथड से किया हुआ है, विच बिकम्स 83। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये डेटा था और कह देते हैं कि इस डेटा सेट का आप कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करें। एक मेथड तो यही है कि आप सारी एक्सरसाइज करो, ये वाले फार्मूले यूज करो, एक्सप्लेन्ड के लिए ये फार्मूला, टोटल के लिए ये फार्मूला, एंड देन उसके बाद उसका आंसर फाइंड करो। ठीक। और सेकंड चॉइस ये है, और जो कि ज्यादा सूटेबल है, कि आप आर की मदद से उसका स्क्वायर करके भी फाइंड करो। अब चूंकि मैं आर की मदद से करने लगा हूं और उसके लिए जरूरी नहीं है कि एक्स में कौन रखना है, वाई में कौन रखना है। चले, मैं इसको उलट रखने लगा हूं। एक्स की रीडिंग है 511 और वाई की रीडिंग है 31। मैं कैलकुलेटर को एक्स की रीडिंग वाई वाली रीडिंग पुट कर देता हूं, क्योंकि कोरिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा ना। 40, 30, 34, 25 एंड 20। और इसकी जगह मैं दूसरी रीडिंग पुट कर देता हूं, 5, 11, 4, 5, 3 एंड 2। मैंने x की जगह y और y की जगह x कर दी जा। अब r की मदद से अगर मैं फाइंड करूंगा तो आंसर 82.64, और राउंड फिगर में अगर मैं करूं इसको तो वही 83। मैंने वो राउंड फिगर में ही लिखा हुआ एक्चुअली 82.64, क्योंकि वो कैलकुलेटर्स। और यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास था 200 डिवाइडेड बाय 242, 82.6 फॉर एग्जैक्ट फिगर में वही आंसर आता है। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हालांकि रिग्रेशन का डेटा था रिग्रेशन का, लेकिन मैंने उसको कहा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन लेना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको कोरिलेशन वाले मेथड से कर देते हैं, क्योंकि प्रूफ किया गया है कि उसका आंसर सेम ही आएगा, तो कोई हार्म नहीं है। जी, किया आपने इस पॉइंट को पिक? बंद कर दिया आपने?
जी अपना जरा हैंड रेस करेंगे आप दोबारा से। जी क्या मेरा ये पॉइंट पिक किया आपने? यस सर, क्लियर है। जी ये बेहतर ऑप्शन है इंस्टेड कि आप बी कैलकुलेट, क्योंकि फिर आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा, ये जो कोवेरियंस है ये मैनुअली करना पड़ेगा एंड इट विल टेक सम टाइम, तो इसलिए इसको मैंने कहा। क्वेश्चन कि इसको हम ना करें फिर एक्सप्लेन ओवर टोटल। जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? सर फिर हम एक्सप्लेन ओवर टोटल को ना करें ये वाला फॉर्मूला। मैं यही कह रहा हूं ना कि एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल जो है उसकी बजाय आप ये यूज करें। अब आप कहेंगे कि वो हम बिल्कुल याद नहीं करते। देखिए इस फर्ज करें एग्जामिनर एग्जाम में आपको कहता है इफ n is equal to 20, b is equal to 4, xy is equal to 200, लाइक कहता है सिर्फ एक्सप्लेन सम ऑफ स्केयर बताएं कितना है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बताएं कितना। अब क्या करेंगे? उसने तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछा ही नहीं है, तो फिर तो हमें अगर ये फार्मूला आएगा तो बताएंगे वरना नहीं बताएंगे। सिर्फ इतने पूछा ना उसने, तो इसलिए ये चीजें जो फार्मूले हैं इतने याद करने, इसमें ये भी रख ले। क्यों अपने आप को खौफ ज्यादा करना कि जी ये रहने दें, लेकिन डर लगा रहा है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें वही चीज इस्तेमाल। इसीलिए तो होते हैं अल्टरनेटिव्स कि कभी एग्जामिनर कहता है जी कि क्या स्टूडेंट को फलां फार्मूला पता है कि इसकी मदद से इसने सॉल्व होना है, और कभी वो कहता है नहीं जी ये इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेगा ये, इसलिए वो डिफरेंट फार्मूले आपको दिए जा रहे हैं। जी किसी और ने क्वेश्चन करना हो? अच्छा जी ये तो हो गए थे। हम कर रहे हैं कोरिलेशन वाला। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया। अच्छा एक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड करना जब वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव ही ना हो। कोरिलेशन व्हेन वेरिएबल्स आर नॉट क्वांटिटेटिव। ये जो वेरिएबल्स हैं जिनके मैंने अभी आपको कोरिलेशन बताई है कैलकुलेट करना, ये भी एक क्वांटिटी में है और ये भी क्वांटिटी में ही है, तो ये क्वांटिटेटिव थे। और बोला गया था कि इनके दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर दें। देखें हमने कोवेरियंस और वेरियंस की मदद से कैलकुलेट कर दिए। अब जरा पहले डेटा देखें ना, फिर समझ आएगी। फर्ज करें ये डेटा है, कहता है कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन इंटरव्यू ग्रेड्स एंड टेस्ट स्कोर। स्टूडेंट का रिटर्न पेपर भी हुआ है और उनको इंटरव्यू भी लिए गए। कहते हैं इन दोनों की कोरिलेशन बताएं। आप एक तो कंफ्यूजन दूर करने से एक्स का एनीवन कैन बी एक्स, एनीवन कैन बी वाई। टेस्ट में उसके 60 नंबर आए हैं, इंटरव्यू वाले ने उसे एक ग्रेड दे दिया है, पता नहीं कितने नंबर पर दिया है। टेस्ट में उसकी 61 है, वाइवे में उसका बी ग्रेड, ऐसा कह दें। टेस्ट में उसके 50 हैं, वाइवे में उसका ए ग्रेड है। टेस्ट में उसके रिटर्न में उसके 72 मार्क्स आए हैं, वाइवे में उसका सी ग्रेड है। रिटर्न टेस्ट में उसके 70 मार्क्स हैं, वाइवे में डी ग्रेड है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें रिटर्न टेस्ट हो या वाइवा हो, उसमें जो मार्क्स थे वो क्वांटिटी की फॉर्म में थे, वाइवे के नंबर भी और पेपर के नंबर भी। और कह दिया था इनमें कोरिलेशन, आपने एक को एक्स का नाम दिया, एक को वाई का नाम, कैलकुलेटर पे फीड कर दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी में है, लेकिन दूसरा वेरिएबल क्वालिटेटिव है, ए बी सी डी। और हमने ये पढ़ा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्या किया जाए?
वो जो आपको कोरिलेशन का फार्मूला पढ़ाया गया है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई स्क्वायर रूट। अब वो फार्मूला यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैंने इसका नाम x रखा हुआ है, इसका नाम y रखा हुआ है, तो आप x का वेरियंस कैसे फाइंड करेंगे? जिसके लिए लिखना पड़ता है 1/n समेशन x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। कुछ भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। कब? जब कोई एक वेरिएबल या इवन दोनों वेरिएबल अगर क्वालिटेटिव आ जाएं और ऑब्जेक्टिव अब भी वही है कि हमने इनकी कोरिलेशन फाइंड करनी है, तो नहीं की जा सकती। पियर्सन, ये जो फार्मूला आपको पढ़ाया गया था जिसमें दोनों वेरिएबल क्वांटिटी की फॉर्म में हो, इसे एक साइंटिस्ट था पियर्सन, उसने इसका फार्मूला ड्राइव किया था। तो पहले नाम नहीं बोला मैंने, अब इसका नाम बोल रहा हूं। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि जो पढ़ चुके हैं, इज बेस्ड on the assumption that variable involved are quantitative। कहता ये इस उसी वक्त पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जा सकता है कि जो वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है वो क्वांटिटेटिव हो। However, in many cases one or both variables may be qualitative। कहता या तो एक या इवन दोनों भी हो सकता है, रिटन टेस्ट में भी वो ग्रेड ही कर देता। लेकिन कहता ऐसा क्वालिटेटिव हो जिनको आप ऑर्डर कर सके। हाँ, ये इसमें जरूरी है। फर्ज करें एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है रेड ब्लू ग्रीन, मैं इसको ऑर्डर तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ए ग्रेड बी ग्रेड सी डी इसको ऑर्डर किया जा सकता है। स्मॉल मीडियम लार्ज क्वालिटेटिव है लेकिन ऑर्डर किया जा सकता है। एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये क्वालिटेटिव है लेकिन ऑर्डर किया जा सकता है। रेड ब्लू ग्रीन क्वालिटेटिव है लेकिन ऑर्डर नहीं किया जा सकता। तो इसमें मेंशन है कि चाहे वेरिएबल क्वालिटेटिव ही हो लेकिन उसे अगर ऑर्डर किया जा सकता हो तो हम ये पियर्सन वाला फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। इन सच केसेस, यानी कि क्वालिटेटिव हो लेकिन ऑर्डर में हो, ऑर्डर किया जा सकता हो। स्पीयरमैन, तो सेकंड साइंटिस्ट था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन सच वेरिएबल्स। यानी कि अगर दोनों वेरिएबल क्वांटिटी हो तो फिर पियर्सन फार्मूला लगता है। अगर दोनों में से कोई एक या इवन दोनों वेरिएबल क्वालिटी की फॉर्म में हो तो फिर हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इसके नाम में लिखा हुआ है रैंक। रैंकिंग कहते हैं ऑर्डरिंग को करना। जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज हो, आप कहें जी लार्ज नंबर 1 फिर स्मॉल है, मीडियम है फिर स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले में हम रैंकिंग के साथ काम करेंगे, उनको रैंक असाइन करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रैंक है। 90 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, ये क्वांटिटी है। ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये क्वालिटी है। और लेकिन ये रैंक क्वालिटी है। तो ये मैं लफ्ज बोल रहा हूं, ये जी सबसे हैवी है, ये मीडियम है, ये लाइट वेट है, तो ये क्वालिटी है। लेकिन जो सबसे हैवी होगा हम कहेंगे ये नंबर 1 पर है, ये उसके बाद इसका टर्न आती, उसके बाद इसकी टर्न आती है। क्वालिटेटिव को मैंने रैंक कर दिया 1 2 3 करके, रैंकिंग। अब ये जो टेबल है, एक तो इसमें किसी एक को आपने एक्स कह देना और किसी एक को वाई, ये तो कंसर्न ही नहीं है कि एक्स किसे कहना है, वाई कोरिलेशन में ये चीज नहीं होती। अब आपने इनको रैंक असाइन करनी है, रैंकिंग करनी है। जो हाईएस्ट ग्रेड होगा उसे हम नंबर 1 कह देंगे, हाईएस्ट ग्रेड को नंबर 1 कह देंगे। पहले हम इसको इनके टेम्परेरी रैंक असाइन करेंगे। टेम्परेरी रैंक क्या है? सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है इसे नंबर 1 कह देंगे। इसके बाद देखना है कि और तो नहीं, जिसका भी ए ग्रेड है एक और है, इसे नेक्स्ट रैंक देना, नेक्स्ट। और ये भी ठीक है, आप इसे नंबर 1 कर दें और इसे नंबर 2 कर दें, कोई हार्म नहीं है। अब कोई और ए तो नहीं है, कोई और ए नहीं है,
अब नेक्स्ट पे चले जाना है, नेक्स्ट बी आएगा, बी आया था ना, इसको नेक्स्ट रैंक दे दें 3, कोई और बी होगा तो वो 4 लेगा और नहीं है, बी सारे खत्म हो गए। अब सी, ये 4 लेगा, कोई और सी आएगा नेक्स्ट 5 लेगा, एक और सी आ गया 6 लेगा, सी और नहीं है, आप कहें चले फिर अब डी की बारी आ गई, D5। आपने इनको टेम्परेरी रैंक असाइन करने हैं, अगर वो टाई कर गए आपने नेक्स्ट रैंक देना, उसकी रीजन देखते हैं क्या है। अब इसके बाद आपने अब ये नोट करना किन किन में टाई है, तो सिर्फ इसमें टाई आ रही है, और ये जस्टिफाई नहीं है कि 2 स्टूडेंट हैं, दोनों का A ग्रेड है और हम कह रहे हैं एक का रैंक नंबर 1 है और एक नंबर 2 पर है, जो कि गलत है। आपने जो टाई आ रही है उनको आपने एवरेज कर देनी है, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, और आपने कर दी एवरेज। 1 + 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। तो अब आपने इनको परमानेंट रैंक असाइन करने हैं, जो कि आपका ओरिजिनल रैंक कहलाएगा। इसका रैंक 1.5 और इसका भी रैंक 1.5, एवरेज रैंक आपने देने हैं। अगर टाई नहीं है, जो उसका टेम्परेरी रैंक है वही उसका परमानेंट रैंक है, जो उसका टेम्परेरी रैंक है वही परमानेंट है, जो टेम्परेरी है वही परमानेंट है। आपने, हाँ, अगर आपको टाई नजर नहीं आती तो टेम्परेरी रैंक देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनके रैंक परमानेंट करेंगे, तो ये उनके एक्चुअल रैंक्स कहलाएंगे। रैंक्स, रैंकिंग 1 2 3 4। अब क्वेश्चन ये था कि आप ऐसा ही कर देते, ये भी एक लॉजिकली ठीक लगता था कि बजाय इसके कि पहले आपने उनको लहदा रैंक दिए, फिर उनकी एवरेज करके उनके रैंक बराबर किए, आप पहले बराबर कर देते। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको ये कहूं कि बी का रैंक 2 है, ये जो स्टूडेंट है जिसका बी ग्रेड है, इसका रैंक 2 है, तो समझ ये आएगी कि इससे ऊपर सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका रैंक 1 है। बी का रैंक 2 है, सिर्फ इतना बताया, आप कहेंगे इससे ऊपर एक स्टूडेंट है जिसका रैंक 1 है, नहीं, इसके ऊपर तो 2 है। अब जरा इससे देखिएगा, बी का रैंक 3 है, इससे मुझे यह समझ आ रही है इससे ऊपर 2 लोग होंगे क्योंकि इसका जो 3 है, लेकिन यह भी साथ है कि जो बी के ऊपर 2 लोग होंगे उनके रैंक दोनों बराबर भी तो होने चाहिए, तो हैं, ये देखें बराबर है। ये रीजन है कि हर एक को आप उसकी रिलेटिव पोजीशन ठीक रखेंगे। तो ऐसा ही करना है कि अगर आपके पास ज्यादा भी टाई, फर्ज करें ये भी एक ए आ जाता है, ए, फिर आपने लिखना था 1 2 3, ये 4 और ये 5। अब आपने इसकी और इसकी एवरेज लेनी है, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3, जैसे एवरेज लेते हैं 2, तो हर एक का रैंक 2 कर देना था आपने, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी रैंक 2। तो इस 4 का मतलब है इससे ऊपर 3 लोग और तीनों के रैंक बराबर, तो बराबर, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। जी, रैंकिंग करनी है, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल हो उसकी आपको परफॉर्म करनी है रैंकिंग। जो हाईएस्ट वैल्यू आती है उसे 1, अगर उसके साथ कोई टाई कर गया नंबर 2, एक और टाई कर गया नंबर 3, इसके बाद टाई नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे, और जिनके दरमियान टाई थी उनको रैंक असाइन करना है उनके रैंक्स को एवरेज करके, ताकि उनकी रिलेटिव पोजीशंस ठीक रहे। तो आप समझ लें कि आपने ये एक क्वालिटेटिव डेटा था और आपने इसको क्वांटिटेटिव डेटा बना लिया। क्वांटिटी आ गई ना 1.53, 1.54 और 5। आप कहें जी इसकी जरूरत नहीं है, ये पहले क्वांटिटी है, लेकिन अब गड़बड़ हो जाएगी। वो इसलिए हम किसी को ये कहेंगे कि टेस्ट में तो उसके 60 नंबर हैं, इंटरव्यू में वो 1.5 पोजीशन पर है। एक साइड पे अगर ये 1.5 नंबर हैं तो ये बहुत बुरे हैं, और अगर ये 1.5 पोजीशन है तो बहुत अच्छी।
अब एक साइड पर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं और एक साइड पर हम पोजीशन ले रहे हैं, जो ठीक नहीं है। या तो इस पोजीशन को भी मार्क्स की तरह बदल ले, वो नहीं बदली जा सकती। कि 1.5 रैंक का मतलब कितने नंबर होते हैं, वी डोंट नो, पता नहीं टीचर ने इसे ए ग्रेड क्यों दिया था। अब रैंक को नंबरों में तो नहीं बदल सकते, लेकिन नंबरों को रैंक में बदल सकते हैं, नंबर्स को रैंक में बदल सकते हैं। तो हमें मजबूरी बन ये रही है कि इसको तो रैंक में बदलना ही बदलना था, लेकिन मैचिंग के लिए मजबूरी ये है कि इन मार्क्स को भी अब हम रैंकिंग में बदलेंगे। तो रैंक के मुताबिक, पोजीशन के मुताबिक, हाईएस्ट इज द नंबर 1, सॉरी हाईएस्ट इज द नंबर 1, नेक्स्ट 70, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। और चूंकि इनमें कोई टाई नहीं आ रही तो यही इनके परमानेंट रैंक दिया गया। आपने दोनों वेरिएबल्स को रैंक करना है, और ये पहले बोल दिया कि क्वालिटेटिव भी होगा, ऑर्डर कर सकते हो फिर ही करेंगे रैंक। इसको मैंने रैंक कर दिया, ये मजबूरी के तहत करना पड़ा, क्योंकि वो एक साइड पे नंबर है, एक साइड पे पोजीशन है। अगर 1 पोजीशन है तो बहुत अच्छी, अगर 1 नंबर है तो बहुत बुरे। अब हमने दोनों को इनकी रैंकिंग कर दी। अब इसके बाद इन रैंक्स के साथ ही हमने कोई चीज परफॉर्म करनी, इन रैंक्स के साथ। अब फार्मूला क्या अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि ये रैंक्स हैं, ये क्वांटिटी नहीं है। तो जो स्पीयरमैन ने जो फार्मूला दिया वो कुछ इस तरह से था। 1, it is a part of a formula, minus into 6 sigma d square plus adjustment factor over n square minus 1। ये उसका फॉर्मूला था। जब आप डेटे को रैंक्स में बदल लेते हो तो एस फॉर स्पीयरमैन 1 minus 6 sigma d square plus adjustment factor over n into n square minus 1। ये 6 एक्चुअली बाहर है, ये 6 जो है ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर ओवर n into n square minus 1 multiply with 6 किसी को देख के नहीं लिखना, always it is a part of a formula 6, and then calculate the factors। ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों लगाना है, ये तो चले इसको डिस्कस करेंगे। ये D क्या चीज है? D stands for difference of rank, रैंक डिफरेंस को D कहते हैं, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। D stands for difference of ranks। अब चूंकि फार्मूले में D स्क्वायर ने यूज होना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी आपने इसमें से इस रैंक को माइनस करना या इसमें से इस रैंक को माइनस करना है, जिधर से जो मर्जी माइनस कर दें। तो ये है रैंक ऑफ x माइनस रैंक नॉट रेंज ऑफ y। 1.5 minus 4, 3 minus 3 0, 1.5 minus 5, 4 minus 1, 5 minus 2 3। और फिर फार्मूले में है कि इसको स्क्वायर करके सम करना है, तो D के स्क्वायर्स कर देंगे। नेगेटिव 2.5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, नेगेटिव 3.5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 36.5 आ गया। 36.5 तो इसका आंसर आ गया, सम D स्क्वायर। ये एडजस्टमेंट फैक्टर है क्या और यूज क्यों करना है? पहले जब ये स्पीयरमैन ने ये फार्मूला दिया तो उस फार्मूले में एक्चुअली जब कैलकुलेट किया जाता था कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो उसके लिए कहा जाता था डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए। ठीक हो गया। एक ने कहा जी कि व्हाट अबाउट अगर डेटा ही क्वालिटेटिव आ जाए,
और ये प्रॉब्लम बड़ी देर तक स्टैटिस्टिकल साइंसेस में अनसॉल्व रहा कि जी स्पीयरमैन ने पियरसन ने बहुत एक बिग क्वेश्चन सॉल्व किया कि इनके रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन ये फार्मूला उस वक्त फ्लॉप हो गया कि कहा गया कि अगर क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है तो फिर तो नहीं फाइंड होगा, और काफी देर तक ये चीज अनसॉल्व रही। फिर आके जो स्पीयरमैन है उसने रैंक कोरिलेशन का आइडिया दिया। उसने कहा जी ऐसे करके रैंकिंग कर लें, और रैंकिंग करने के बाद उसने ये फार्मूला ड्राइव किया और आम पब्लिक के लिए फिर किया। ये जो फार्मूले होते हैं ना, ये लोग फिर अपना किसी बहुत बड़ी वर्कशॉप में जिसमें सारे साइंटिस्ट दुनिया के आते हैं, उसमें ये अपना फार्मूला वो पेश करते हैं। सारे लोग कहते हैं कि हाँ हमें कोई फॉल्ट नजर नहीं आता, ये मैथमेटिकली जो भी चीज कर रहा है या कह रहा है बिल्कुल सही है, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक, तो देन जब उसने अपना ये आइडिया दिया तो सबने कहा जी हमें कोई इस फार्मूले में फॉल्ट नजर नहीं आता। उसने जो फार्मूला दिया था वो ये था 1 - 6 सम डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और बकायदा उसने प्रूफ करके बताया था कि मेरा ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, और काफी देर तक इसी फार्मूले को एज अ करेक्ट फार्मूला जो है वो एक्सेप्ट किया गया। फिर एक ने आइडेंटिफाई किया, उसने कहा जी कि नहीं ये फार्मूला ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन ऐसा कोई भी डेटा जिसमें टाई रैंक आ जाते हैं, दो वैल्यू मैच कर जाती हैं, उसके लिए ये गलत है, और बकायदा उसने प्रूफ करके बताया था। और फिर इसको माना गया कि ये वाकई उस सूरत में गलत हो जाता है, यानी कि इस सूरत में जिसमें टाई आ जाए। अब ये फार्मूला जो है वो गलत हो गया क्योंकि इसमें टाई आ गई। टाई नहीं है तो ये फार्मूला ठीक है, अगर टाई हो गई तो ये फार्मूला गलत है। जैसे कोई मेडिसिन होती है ना, मेन मेडिसिन बन जाए और बाद में पता चले ना इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तो मेडिसिन नहीं छोड़ते, उस साइड इफेक्ट को कवर करते हैं कोई और मेडिसिन के साथ, कहते खाने यही है, लाइक कोई बात नहीं पेट खराब हो जाता है ये साथ दूसरी गोली खा ले, गोली नहीं छोड़नी है आपने। तो उसने फिर उसके जो टाई की वजह से जो प्रॉब्लम आया, तो स्पीयरमैन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एडजस्टमेंट फैक्टर देके, वो मसला भी सॉल्व हो गया। उसने कहा अगर डेटे में टाई आ जाए तो उसको आपने साथ एडजस्टमेंट फैक्टर लगा देना है और ये मसला भी हल हो जाएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? टी क्यूब माइनस टी बाई 12 इट इज अ पार्ट, टी क्यूब माइनस टी बाई 12। आपने पहले टाई ढूंढने हैं एक्स में, उनकी एडजस्टमेंट करनी है जी। पहली टाई आई है ए में, अब इस टी से मुराद है, इस टी से मुराद है इस टाई में कितनी वैल्यूज हैं। इस टाई में 2 वैल्यूज हैं, 2 ए हैं, तो आपने लिखना 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12। ए में 2 टाई हैं, अगर 3 ए होते तो मैंने टी की जगह 3 लिख देना था। ये 2 ए हैं तो मैंने टी की जगह लिख दिया 2 इसकी जगह, प्लस अब कोई और टाई है, फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा होता, ये सूरत हाल होती, मैंने कहना ए में टाई है जिसमें 2 इन्वॉल्व है, ठीक हो गया, अब बी में भी आ गई तो फिर एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो बी के लिए होगी, और उस बी में 1 2 3 है तो टी 3 हो जाएगा, प्लस जो जो टाई आती जाएंगी उसका एडजस्टमेंट फैक्टर हम ढूंढते जाएंगे। और इस क्वेश्चन में सिवाय एक एडजस्टमेंट फैक्टर के जिसमें ये 2 इन्वॉल्व हैं और कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है, पहले हम ढूंढेंगे एक्स के टाइज सब उसके एडजस्टमेंट, फिर वाई के, और उसके बाद दोनों को टोटल कर देंगे, टाई फ्रॉम एक्स एडजस्टमेंट फैक्टर एंड एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ वाई, तो ये बन जाएगा टोटल एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि है ही सिर्फ एक, और इसका आंसर आ रहा है 0.5। देन आप इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, 36.5, एडजस्टमेंट फैक्टर इज 0.5,
multiply with 6, 5 into 5 square minus 1, negative 0.83 is the correlation coefficient. देखें, डेटा क्वालिटेटिव था, लेकिन हमने उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया। इसको रैंकिंग में बदला, एक एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट के बाद हमने इसका फाइनल आंसर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जी, अब किसी ने क्वेश्चन करना हो, और अगर टाई नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर एडजस्टमेंट फैक्टर, दैट्स ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना ये था कि रैंक इंटरव्यू ग्रेड में तो अगर टाई आ गई तो उसको सोल्व कर लिया हमने, जी, तो अगर रैंक टेस्ट स्कोर में भी आ जाए तो उसको भी सेम सिनेरियो से जी सॉल्व करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, जहां पर भी टाई आ जाए सेम सोल्यूशन करना है, उनको नेक्स्ट रैंक देने हैं, और ये कहलाएंगे उनके टेम्परेरी रैंक, और फिर उनको रैंक्स को एवरेज करके आपने उसके परमानेंट रैंक्स करने हैं। तो जहां पर भी टाई रैंक होगा सेम सोल्यूशन किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और देन आखिर में एडजस्टमेंट फैक्टर भी रिक्वायर्ड होगा, वो भी फिर करना पड़ेगा। ओके सर। जी सर मैंने पूछना था, अगर हमारे टेस्ट स्कोर के हमने रैंक बनाए हैं, फिर हमने इंटरव्यू ग्रेड के भी रैंक बनाए हैं, जी तो इंटरव्यू ग्रेड के जैसे दो सेम आ गए, फिर टेस्ट स्कोर के भी सेम आ गया, हम दोनों के लहदा एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के दोनों को ऐड करेंगे? जी बिल्कुल। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल आ जाती, ये भी 50, ये भी 50, फर्ज करें यही होता, अब रैंकिंग करनी है, हाईएस्ट नंबर 1, दिस वन नंबर 2, दिस वन नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। लेकिन चूंकि 5, 50 और 50 ये एवरेज में है, तो फिर हम इनको एवरेज करके असाइन करेंगे 4.5, तो इधर भी 4.5 आएगा और इधर भी 4.5 आएगा। अच्छा, अब एडजस्टमेंट करनी है, ये जो मैंने ये एडजस्टमेंट लिखी हुई है, ये तो इस ए की लिखी हुई है, ये 50 की तो नहीं लिखी हुई, तो फिर एक इसकी भी एडजस्टमेंट आएगी प्लस। अब इस 50 में भी दो ही हैं, तो एक एडजस्टमेंट 50 वाले की आ जाएगी बाय प्लस। पहले सारा एक्स में ढूंढ लेना है, टी का मतलब होगा कितनी, 2 रखना है 3 रखना है, आपने देखना टाइप कितने में है, 2 में टाई है तो 2 आ जाएगा, 3 में टाई है तो 3 आ जाएगा, 4 में टाई है तो 4 आ जाएगा। पहले आप एक्स में देखते जाएंगे और ये चीज लिखते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, सारे एक्स के खत्म हो गए, फिर वाई में चले जाएंगे। अब एक्स, सिर्फ एक्स में ही 2 हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 1 लिखा है, और वाई में चूंकि है ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसका एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ। जी सर ये जो सा आपने ग्रेड को रैंक में चेंज किया है, जी, ये एक बार दोबारा समझा दो। ग्रेड को रैंक में किया है, एक मर्तबा दोबारा समझा दें। चले जी, दोबारा समझा देते हैं, वैसे आप रिकॉर्डिंग सुन लेना 10 दफा, तो 10 दफा समझ लेंगे आप। चले मैं समझा देता हूं। हाईएस्ट वैल्यू जो है, ए ग्रेड आया, हम कहते हैं यार ये क्लास में फर्स्ट आया है, रैंक इसे कहते हैं हाईएस्ट। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वहां से आपने रैंकिंग स्टार्ट करनी है, आपकी मर्जी है, इसे 1 कर दें, ये भी ए है, इसे नेक्स्ट रैंक देना है, नेक्स्ट 2। अब ए, अगर कोई और ए होता तो उसका रैंक बनना था 3, लाइक ये भी ए होता, इसका रैंक बनना था 3, और फिर बी की बारी आनी थी, और ये नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए ये चीज अगर नहीं आ रही, तो देन हम कह देंगे कि जी अब इसका रैंक 1, 2 और इसका 3, नेक्स्ट सी 4 और नेक्स्ट 5। अब आपने देखना टाई तो नहीं थी, है, इन दोनों में टाई है, इसके रैंक्स को एवरेज कर देंगे,
अब इसका रैंक 1.5, इसका रैंक 1.5। चूंकि बी किसी के साथ टाई में नहीं है तो उसी का वही रैंक, सी किसी के साथ टाई नहीं है उसी का वही रैंक, और डी किसी के साथ टाई नहीं उसी का वही रैंक। अब दूसरे कॉलम में चले जाएंगे, उसकी भी रैंकिंग करनी है अपनी। उधर जाहिर है रिटन पेपर में और कोई फर्स्ट होगा, वाइवे में और कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। इसमें चूंकि आ ही नहीं रहे टाई किसी की, तो वही रैंक उनके परमानेंट भी बनेंगे। क्योंकि टाई नहीं आ रही, टाई आएगी तो एवरेज वरना परमानेंट। मैंने रैंकिंग करना दोबारा सिखा दिया है, अगर किसी ने फिर पूछना है तो पूछे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने अभी बताया था कि जो ये स्पीयरमैन का प्रपोज फॉर्मूला है ये सेम रैंक्स के लिए गलत करार दे दिया गया था, जी हम फिर भी यूज करेंगे इसे? एडजस्टमेंट फैक्टर भी नहीं लगा रहा साथ, ये एडजस्टमेंट उसने नहीं लगाया था एडजस्टमेंट फैक्टर। मैं कह तो रहा हूं कि जब उसे बताया गया कि भाई तुम्हारे फार्मूले में ये गलती है कि जब टाई आ जाती है तो तुम्हारा फार्मूला गलत हो जाता है, उसने बाद में ये एडजस्टमेंट फैक्टर भी डिवाइस किया। और अब हमें अब हमें बता दिया गया है व्हेन एवर देयर इज अ टाई इन द डेटा, टू करेक्ट यूज ऑफ द फार्मूला यूज द एडजस्टमेंट फैक्टर इन योर फार्मूला। ये एडजस्टमेंट फैक्टर उस वक्त यूज करते हैं व्हेन एवर देयर इज अ टाई। जी आपका क्वेश्चन? सर यहाँ एक लाइन लिखी है कि द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन टू मेथड्स, सो दीस मेथड्स आर नॉट गुड फॉर जजिंग अ स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब आप समझना चाहते हैं। ठीक है, चलो मैं दूसरा भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फॉर एग्जांपल टाई आती ही नहीं है डाटा में, तो एडजस्टमेंट फैक्टर हम स्किप कर सकते हैं ना? जी तो बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। जी देन देयर इज नो नीड फॉर द एडजस्टमेंट फैक्टर, जीरो हो जाएगा ना वो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? चले अच्छा जी, एक ने कहा कि इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। चले इंटरप्रिटेशन हम कल के लिए रख लेते हैं, और इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन करने हो अभी भी स्टिल, तो फिर आप कल मुझसे वो क्वेश्चन भी कीजिएगा, और मैं कल इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर दूंगा कि जी ये -0.03 एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आ गया है इन दोनों के दरमियान, तो इससे क्या मुराद क्या है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह कल आपसे बाकी डिस्कशन होगा।